हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.27 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्वेश्चन 11.27 में हमें पूछा गया है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, गिव रीजन। सो जब भी हम लोग ईथर्स बनाते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डिहाइड्रेशन वाला मेथड और एक होता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस तो हम लोग कंप्लीटली कर ही चुके हैं और उसकी लिमिटेशन भी देख चुके हैं। नाउ वी कम टू द एसिड डिहाइड्रेशन। एसिड डिहाइड्रेशन मेथड से जब भी हम लोग ईथर बनाते हैं तो प्राइमरी का तो आराम से बन जाता है, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल जब भी हम लोग लेते हैं तो ये सूटेबल मेथड नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी जनरली एलिमिनेशन कर जाते हैं और वो एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट दे देते हैं। तो अब इसका हमें रीज़न देना है। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमारे पिछले वाले चैप्टर में या इसी चैप्टर में भी हमें पता है, अगर मेरे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, इसमें मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दूँ और इसे हीट कर दूँ तो मुझे एक एल्कीन मिल जाती है। और यहाँ पे ये जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन तो है ही क्योंकि वाटर निकल रहा है, ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन हो गया प्लस वाटर हमारा निकल जाता है बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बट अगर हम लोग यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ CH3CH2OH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही डालेंगे हम लोग, लेकिन इस केस में ये भी प्रोडक्ट बन सकता है जिसमें CH2CH2O, C2H5 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ये भी हीट करने पे बनता है। बस डिफरेंस ये होता है कि ये ज़्यादा हीट करने पे बनता है क्योंकि हमें पता है वाटर को मॉलिक्यूल में से निकालने के लिए हीटिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हीटिंग का जो अमाउंट है ना वो कम चाहिए होता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम टेम्परेचर पे हो रही है, कुछ मॉडरेट टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन जब भी डिहाइड्रेशन करना होता है तो कंपैरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो ओवरऑल वी हैव टू कीप दिस माइंड कि अगर टेम्परेचर हायर होगा तो डिहाइड्रेशन, इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। मॉलिक्यूल के अंदर ही डिहाइड्रेशन हो जाती है, और ये है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में डिहाइड्रेशन होती है, एक मॉलिक्यूल से OH जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल से H जाता है। यहाँ पे सेम ही मॉलिक्यूल में से अल्फा बीटा पोजीशन से HOH निकल जाता है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है ना तो एलिमिनेशन हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं, 10-20 डिग्री का डिफरेंस आता है, थोड़ा सा कम होता है तो ईथर बन जाता है। बट ये जो रिएक्शन है ना ये एप्लीकेबल होती है फॉर प्राइमरी, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी और टर्शियरी बनाना है ना तो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे याद दिलाऊं कि जब भी हम लोग डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो जो रेट होता है ना वो टर्शियरी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी का। मतलब अगर प्राइमरी को हम लोग डिहाइड्रेट करना चाहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन उसका करना चाहेंगे, तो रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन टर्शियरी वाला बहुत जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाता है। सो इसी वजह से क्या होता है कि टर्शियरी की एक बहुत अच्छी एफिनिटी होती है टूवर्ड्स इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। टर्शियरी हमेशा ही प्रेफर करता है कि वो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन चला जाए, और इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन जाना वो प्रेफर नहीं करता है। अब इसका रेट ज़्यादा होने की वजह से अगर आप इसको कम भी टेम्परेचर दोगे ना तो भी ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कर जाता है। अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि ये 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिएक्शन हो रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 140 से 130 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी। सिंस यहाँ पे टर्शियरी का रेट बहुत ज़्यादा है तो ये इसको कम टेम्परेचर पे भी अगर आप करोगे ना तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो टर्शियरी और सेकेंडरी के लिए इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। और प्राइमरी के लिए ये होता है कि अगर हम लोअर टेम्परेचर देंगे, लोअर में बहुत लोअर भी नहीं, 140 के आसपास दे देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर होगी, मतलब ईथर बन जाएगा, और अगर थोड़ा हायर टेम्परेचर दे देंगे तो फिर वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगी। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी का बहुत हाई रेट होने की वजह से वो कम टेम्परेचर पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर चले जाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर हमें जनरली दिखाई नहीं देता है। अब इसको फर्दर हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अगर मैं टर्शियरी अल्कोहल की बात करूँ, CH3CCH3, यहाँ पे OH है, और पैरेलली मैं प्राइमरी भी ले लेता हूँ CH3OH।
अब दोनों की ही रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हो रही है, दोनों में ही H+ डलेगा। अब ये H+ में क्या है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, H+ पर अटैक करेगा, दोनों ही केसेस में ये करेगा। नाउ विल गेट CH3 OH ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा इस केस में भी, और इस केस में भी ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये है, यहाँ से ये निकल जाएगा, निकलने के बाद हमें देता है टर्शियरी कार्बोकेटायन, और टर्शियरी कार्बोकेटायन हमें पता है ये 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की वजह से बहुत ही हाईली स्टेबल होता है, और ये यहाँ से निकलता नहीं है, क्योंकि निकलने के बाद क्या मिलेगा, मिथाइल कार्बोकेटायन, जो कि प्राइमरी भी नहीं है, और मिथाइल कार्बोकेटायन इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये बनता ही नहीं है, तो ये रिएक्शन इस तरीके से जाती नहीं है। इसमें क्या हो गया, दोनों में एक डिफरेंस हो गया कि ये स्टेबल है, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, और ये उतना स्टेबल होता नहीं है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती ही नहीं है, तो ये इसी पॉइंट पे स्टेबल हो गया, और इन दोनों में से ये स्टेबल हो गया। अब हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, CH3OH, तो ये क्या करता है, ये इसके पीछे से अटैक करता है और ये निकल जाता है, तो हमें मिल जाता है CH3O और यहाँ पे H+ प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये स्टेबल था, तो ये SN2 रिएक्शन दे सकता है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सी हो गई, SN1 रिएक्शन होगी। अब जैसे ही टर्शरी प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3OH, तो ये जो OH होता है ना, ये थोड़ा सा सॉरी CH3 C CH3 CH3OH। अब देखो, ये जो बेस है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल कम बेस की तरह ज़्यादा एक्ट कर जाएगा, और इतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या, आपको लगता है कि यहाँ तक पहुँच पाएगा, ये नहीं पहुँचेगा, तो ये क्या करेगा कि इधर जो बाकी हाइड्रोजन है उसके लिए वहाँ तक पहुँचना आसान होता है, तो ये इस पर अटैक करता है और ये यहाँ पे एल्कीन दे देता है, CH2CH3। तो यहाँ पे जो टर्शरी होता है या सेकेंडरी होता है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और जो दूसरा जो बेस बचता है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल कम और बेस की तरह ज़्यादा एक्ट करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो हाइड्रोजन पर ज़रूर अटैक कर लेगा, लेकिन वो कार्बोकेटायन को अप्रोच नहीं कर पाता है।